आखिरी बार जब भारत में लोगों की गिनती हुई थी तब हम 2011 में थे। उस वक्त स्मार्टफोन हर हाथ में नहीं था और डाटा बस कागज के पन्नों पर लिखा जाता था। आज 15 साल बाद भारत सरकार ने आखिरकार अगली जनगणना यानी सेंसस को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लेकिन 2027 का ये सेंसस सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये भारत का पहला डिजिटल सेंसस होगा। इसका बजट है लगभग 12,000 करोड़ रुपए और इसमें पेन पेपर की जगह मोबाइल ऐप्स, जीपीएस का इस्तेमाल होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या 140 करोड़ लोगों का डिजिटल डेटा सुरक्षित रहेगा और क्यों सरकार ने इस बार एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बजट पर चुप्पी साधी है। आज हम बात करेंगे भारत में होने वाला 2027 का सेंसस। तो अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। चलिए शुरू करते हैं। 2026-27 में होने वाली भारत की यह जनगणना देश के डेमोग्राफिक इतिहास में एक वाटरशेड मूवमेंट यानी एक निर्णायक मोड़ है। इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए हमें इसके पस मंजर को समझना होगा। 1881 से लेकर अब तक भारत में हर 10 साल में जनगणना होती आई है। चाहे युद्ध हो, अकाल हो या सियासी उथल पुथल, यह सिलसिला कभी नहीं टूटा। लेकिन 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण यह कड़ी पहली बार टूट गई। जब 2027 में अगली जनगणना पूरी होगी तो 2011 की आखिरी गिनती के बाद 15 साल का एक लंबा और गैर मामूली वक्फा आ चुका होगा। इस देरी के गंभीर परिणाम हुए हैं। अर्थशास्त्री और नीति निर्माता अंधेरे में तीर चला रहे हैं, क्योंकि वे राशन वितरण और चुनावी परिसीमन के लिए 2011 के पुराने डेटा पर निर्भर हैं। इस जनगणना का माली और लॉजिस्टिकल पैमाना हैरान करने वाला है। कैबिनेट ने 11,718 करोड़ का बजट मंजूर किया है। अगर तुलना करें तो 2011 की जनगणना में लगभग 2,200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लागत में यह भारी उछाल महंगाई, प्रक्रिया की लंबी अवधि और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आया है। सरकार 30 लाख फील्ड फंक्शनरीज की एक फौज तैनात करेगी। ये वो जमीनी कार्यकर्ता होंगे जो ज्यादातर सरकारी स्कूल के शिक्षक और स्थानीय अधिकारी जो देश कि हर गली, गांव और हाई राइज बिल्डिंग तक पहुंचेंगे। इस विशाल काम को संभालने के लिए समय सारणी को 2 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण यह अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें लोगों को नहीं बल्कि मकानों और ढांचों को गिना जाएगा, जिसे हाउस लिस्टिंग कहते हैं। दूसरा चरण यह असली जनगणना होगी जो फरवरी 2027 में होगी। हालांकि भारत का भूगोल इस शेड्यूल को तय करता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी वाले इलाके में फरवरी में काम शुरू करना नामुमकिन है। इसलिए इन इलाकों में गिनती पहले ही यानी सितंबर 2026 में पूरी कर ली जाएगी। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश में 30 लाख कार्यकर्ताओं का समन्वय करना इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद बनाता है। 2027 की जनगणना की सबसे बड़ी खासियत इसका कागज से पिक्सल यानी पेपर टू पिक्सल की ओर शिफ्ट होना है। ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनगणना कागज के फॉर्म्स पर होती थी, जिन्हें बाद में स्कैन किया जाता था। यह एक धीमी और गलतियों से भरी प्रक्रिया थी। 2027 की जनगणना आधिकारिक तौर पर भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। सरकार ने पेन पेपर की जगह मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध होंगे। इसका मकसद डेटा प्रोसेसिंग को तेज करना और मानवीय गलतियों को कम करना है, ताकि जनगणना के नतीजे सालों बाद नहीं बल्कि जल्द से जल्द जारी किए जा सकें। इस डिजिटल ढांचे को संभालने के लिए एक सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल तैयार किया गया है। यह पोर्टल इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग होगा, जिससे नई दिल्ली में बैठे अधिकारी रियल टाइम में गिनती की प्रगति देख सकेंगे। अगर बिहार का कोई गांव पीछे छूट रहा है या केरल के किसी जिले का डेटा में गड़बड़ी दिखती है तो CMMS तुरंत उसे फ्लैग कर देगा। इसके अलावा भारत में इंटरनेट की बढ़ती पहुंच को देखते हुए सरकार ने सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा दी है। इसका मतलब है कि तकनीकी प्रेमी नागरिक एक वेब पोर्टल के जरिए अपने परिवार का डाटा खुद भर सकते हैं। लेकिन सरकार यह भी जानती है कि 30 लाख फील्ड वर्कर, जिनमें से कई तकनीक के जानकार नहीं होंगे, अकेले इस बदलाव को नहीं संभाल सकते। इसलिए कैबिनेट ने 18,600 तकनीकी माहिरों की वर्कफोर्स तैयार की है। ये गणना करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि ये IT सपोर्ट स्टाफ होंगे, जो लगभग 550 दिनों तक स्थानीय स्तर पर काम करेंगे।
इनका काम यह सुनिश्चित करना होगा कि टैबलेट सही चलें, ऐप्स सिंक हों और डाटा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के हो। यह जनगणना को केवल एक नौकरशाही कसरत से बदलकर एक टेक्नो ब्यूरोक्रेटिक ऑपरेशन बना देता है। हालांकि ऐप्स पर यह निर्भरता जोखिम भी बढ़ाती है। एक सर्वर क्रैश या सॉफ्टवेयर बग तकनीकी रूप से 1 अरब लोगों की गिनती को रोक सकता है। भारत में जनगणना कभी भी सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होती, यह सियासी होती है। 2027 की जनगणना ने अपने साथ जाति को लेकर एक भारी बोझ लेकर आ रही है। दशकों से राजनीतिक दल, खासकर मंडल बेल्ट की पार्टियां जैसे सपा और राजद, ओबीसी की सटीक आबादी जानने के लिए जाति जनगणना की मांग करते आ रहे हैं। सरकार ने पुष्टि की है कि 2027 के दूसरे चरण में जाति की जनगणना इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाएगी। अगर डेटा से पता चलता है कि ओबीसी की आबादी मौजूदा अनुमानों से काफी ज्यादा है, तो यह पूरे भारत में आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ने और नीतियों को बदलने की मांग को हवा दे सकता है। दूसरा अहम मुद्दा प्रवासियों का है। भारत में आंतरिक पलायन बहुत ज्यादा है। मजदूर बिहार, यूपी और उड़ीसा से महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक जाते हैं। जनगणना में अंतिम निवास स्थान और पलायन का कारण पूछा जाता है। कोविड के दौरान हमने 2020 में मजदूरों का दर्दनाक पलायन देखा था, इसलिए यह डेटा बहुत अहम है। सरकार ने साफ किया है कि प्रवासियों को वहीं गिना जाएगा जहां वे पाए जाएंगे, जिससे लॉजिस्टिक की समस्या तो हल हो जाती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्हें उनके मेजबान शहरों का निवासी माना जाएगा। हालांकि इस घोषणा का सबसे खोजी पहलू वह है जो इसमें गायब था। 2019 में जब जनगणना 2021 को मंजूरी दी गई थी, तो मोदी सरकार ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर के लिए 3,941 करोड़ का अलग बजट आवंटित किया था। आलोचक एनपीआर को एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की पहली सीढ़ी मानते हैं, जिसे लेकर 2019-20 में देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे। डिजिटल जनगणना की ओर यह बदलाव हमें सबसे आधुनिक और जटिल चुनौतियों के सामने खड़ा करता है। जब आप 1.4 अरब लोगों का निजी, सामाजिक और आर्थिक डेटा इकट्ठा करते हैं और उसे क्लाउड सर्वर पर स्टोर करते हैं, तो आप दुनिया का सबसे कीमती और संवेदनशील डेटाबेस तैयार करते हैं। कैबिनेट के बयान में इस संक्षेप में कहा गया है कि उचित सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए यह काफी नहीं है। चिंता सिर्फ बाहरी हैकर्स की नहीं है, बल्कि डेटा के आंतरिक इस्तेमाल की भी है। एक ऐसे देश में जहां सरकारी निगरानी पर कोई मजबूत डाटा सुरक्षा कानून लागू नहीं है, सवाल उठते हैं, इस डेटा का मालिक कौन है? क्या इसे पुलिस या अन्य एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है? इसके अलावा डिजिटल डिवाइड से बहिष्कार का खतरा है। सरकार भले ही डिजिटल इंडिया का नारा दे, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। हमने हाल ही में देखा है कि डिजिटलीकरण के कारण गरीबों के नाम कैसे मिटा दिए गए। नवंबर 2024 की रिपोर्ट्स के मुताबिक आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम और ई-केवाईसी के दौरान मनरेगा डेटाबेस से 27 लाख मजदूरों के नाम हटा दिए गए। तकनीकी खामियां या स्पेलिंग मिस्टेक के कारण सिस्टम ने असली मजदूरों को पहचानने से इनकार कर दिया। अगर जनगणना में भी ऐसी ही टेक फर्स्ट सख्ती लागू की गई, तो डर है कि दूर दराज के आदिवासी, खाना बदोश लोग या बिना इंटरनेट वाले शहरी गरीब गिनती से बाहर हो सकते हैं। आखिर में मोबाइल ऐप्स पर निर्भरता डिवाइस डिपेंडेंसी का जोखिम लाती है। गणना करने वाले अपने खुद के फोन या सरकारी टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे। बिजली की कमी वाले गांवों में बैटरी लाइफ, डेड जोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी और गणनाकार जो अक्सर एक काम के बोझ तले दबा शिक्षक ही होता है। ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। अगर किसी दूर दराज के गांव में ऐप क्रैश हो जाता है या डेटा सिंक नहीं होता है, तो क्या वह गांव राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज होने से रह जाएगा? सरकार द्वारा 18,600 तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती जोखिम की स्वीकार रोकती है, लेकिन क्या 30 लाख गणनाकारों के लिए यह संख्या काफी है? 2027 की जनगणना असल में यह परीक्षा होगी कि क्या भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी आबादी की हकीकत को संभालने के लिए तैयार है या नहीं। 15 साल का गैप एक लंबा समय होता है। भारत की डेमोग्राफिक्स बदल चुकी हैं,
और पॉलिसी मेकिंग के लिए ये नया डाटा बहुत जरूरी है। लेकिन डिजिटल सेंसस एक दो धारी तलवार है। अगर ये सही से हुआ तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मिरेकल होगा, और अगर इसमें चूक हुई तो प्राइवेसी और डेटा एक्सक्लूजन के नए खतरे पैदा हो सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप कंफर्टेबल हैं अपना पर्सनल डेटा मोबाइल ऐप पर देने के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।